दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। तो दोस्तों आइयो आइए फिर हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 29 का अध्ययन करते हैं। कल आपको प्रैक्टिस सेट 28 मिला था। उसको उम्मीद है कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे और उसको याद भी कर चुके होंगे और उसका आप नोट्स बना चुके होंगे। तो आज फिर भी सही प्रश्न है, क्योंकि अब मेरा ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिले। तो अभी थोड़ा-सा टाइम का अभाव है, दिन भी छोटा हो रहा है, इसकी वजह से कॉलेज जाना-आना, फिर आकर स्लाइड बनाना, ये सब थोड़ा-सा। तो लेकिन ये है कि जो मैं व्याख्या करूँगा, हर एक जहाँ-जहाँ आवश्यकता पड़ेगी मैं व्याख्या करूँगा, तो उसके हिसाब से आपको 30-40 प्रश्न भी मिल सकते हैं। भले ही लग रहा है 20, लेकिन अधिक प्रश्न आपको मिलेगा। चलिए, सीधे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है, आपको ये बताना है। जैसा कि अभी कल के वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि मैं चाहता हूं कि हर एक भाग से पहले हम लोग अध्ययन करें डिटेल, उसके बाद फिर मिक्स करके प्रैक्टिस सेट तैयार किया जाए। तो आप लोगों का राय मिला हमें कि नहीं सर, हर एक भाग से हम लोग पहले पढ़ें, यानी कि हम आदिकाल शुरू किए हैं, तो आदिकाल से आपको कई वीडियो मिलेगा जिसमें लगभग पूरे आदिकाल को समेटने का कोशिश किया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे भक्ति काल में, फिर रीति काल में, जबकि चूंकि आदिकाल में बहुत सारे वीडियो है, क्योंकि नाथ साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, रासो साहित्य है, राज साहित्य, बहुत सारा है। तो हर एक भाग पर एक एक वीडियो आपको मिलेगा, एक या दो वीडियो जैसे भी मिलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इसको। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से एकदम तैयारी खूब बढ़िया से यहाँ से हो जाएगी और आप एकदम बिल्कुल मस्त रहेंगे। तैयारी करने के बाद आपको लगे यार परीक्षा तो कुछ है ही नहीं। चलिए आइए सीधे आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। 10 सेकंड का समय आपको मिला होगा। आपको बताना है कि विधेयवादी पद्धति है, वर्णानुक्रम पद्धति है, कालानुक्रम पद्धति है, समाजशास्त्रीय पद्धति है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है, आपको ये बताना है। तो आइए सीधे हम लोग उत्तर पर चलते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा विधेयवादी पद्धति है। अब जहां तक पद्धति की बात है, अब यहां से कुछ प्रश्न आप नोट कर लीजिए। विधेयवादी पद्धति किसने कहा, एक प्रश्न यहां से बनेगा। विधेयवादी पद्धति से मतलब किसने इतिहास ग्रंथ लिखा, यानी अपने इतिहास ग्रंथ में किसने विधेयवादी पद्धति को अपनाया। इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर वर्णानुक्रम पद्धति की बात अगर करें, तो वर्णानुक्रम पद्धति को किसने अपनाया, तो दो विद्वानों ने अपनाया। एक गारसा दत्तासी और दूसरे शिव सिंह सेंगर। ये दोनों लोग वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाए। अगर कालानुक्रम पद्धति की बात अगर किया जाए, तो कालानुक्रम पद्धति को भी दो विद्वानों ने अपनाया। एक जॉर्ज ग्रियर्सन और दूसरे मिश्र बंधु। तो जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ये लोग कालानुक्रम पद्धति को अपनाए। हालांकि समाजशास्त्री पद्धति तो इससे इतर है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक पद्धति और है जिसको हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। मैं जो मौखिक बोल रहा हूं उसको आप नोट करते चलिए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक संकलन आपके पास होना चाहिए। तो वैज्ञानिक पद्धति जो है उसको अपनाया है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इन सभी पद्धतियों को आप जान लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम लोग प्रश्न नंबर दो देखते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इसमें से कौन है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा और डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसमें से कौन 693 ईस्वी से आदिकाल का हिंदी साहित्य का शुरुआत मानते हैं। तो आइए सही उत्तर हम लोग देखते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा जो है ये हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानते हैं। अब जहां तक आदिकाल की शुरुआत की बात किया जाए, प्रारंभ की बात किया जाए, तो अगर रामचंद्र शुक्ल की बात किया जाए तो आप जानते हैं कि 1050 विक्रमी संवत मानते हैं, यानी कि सन की बात अगर किया जाए तो इनका सन हो जाएगा 993 ईस्वी, क्योंकि 57 आप उसमें से घटा देंगे। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात किया जाए तो 1000 ईस्वी से आदिकाल की शुरुआत मानते हैं। तो ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अब मैं व्याख्या करके आपको सभी जो प्रश्न व्याख्या करने लायक है, जो विकल्प, उस विकल्पों को मैं व्याख्या करके आपको बताऊंगा, ताकि एक ही जगह पर आपको बहुत कुछ मिल सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका विकल्प है ए पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, या बी पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष को आधार मानकर, या सी स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, या फिर डी
किसी आदर्श का अनुकरण करके। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो सही आपका उत्तर हो जाएगा सी, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का ये सोच है कि इतिहास पुनर्लेखन का दृष्टिकोण यही होना चाहिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। इस सवार दलाल उत्तर हिंदुई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में कितने भाग में विभक्त है? द्वितीय संस्करण कितने भाग में विभक्त है आपको ये बताना है। पहला 3 भाग, दूसरा 4 भाग, तीसरा 5 भाग और चौथा यानी कि डी 2 भाग। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर जांचिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए 3 भाग। इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी जो द्वितीय संस्करण है वह 3 भाग में विभक्त हुआ। आप थोड़ा सा आपसे एक प्रश्न मैं रख रहा हूं कि इसका प्रथम और द्वितीय भाग का प्रकाशन कब हुआ था? आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण का प्रकाशन हुआ था। द्वितीय संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था आपको ये बताना है। ए सन 1848, बी 1871, सी 1835 या फिर डी 1939। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ये बी सन 1871। यह प्रश्न 2021 की परीक्षा में पूछा भी गया था। क्योंकि देखिए संस्करण और भाग में ज्यादा कंफ्यूजन आपको हो जाता है, तो भाग और संस्करण पर ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी मैं इसीलिए उत्तर नहीं बता रहा हूं, आपसे मैं प्रश्न पूछ चुका हूं कि प्रथम भाग और द्वितीय भाग का प्रकाशन गारसा दत्तासी ने कब किया था इस्तवार दलाल नेतृत्व हिंदुस्तानी का। तो द्वितीय भाग और द्वितीय संस्करण में आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। गारसा दत्तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि यानी कुल कितने कवियों को उन्होंने स्थान दिया है? गारसा दत्तासी अपने ग्रंथ में कुल कवि की बात है, ठीक है ना। तो आइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 775 या 773 या 738 या 750? कौन सही उत्तर होगा आपको बताना है। तो आइए सही उत्तर जांच लीजिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी 738 कवियों कुल, यानी उर्दू और हिंदी के सभी कवियों की बात यहाँ हो रही है, ठीक है ना। उर्दू और हिंदी के सभी कवियों की यहाँ बात हो रही है। यहाँ जो है कि 738 कवियों को उन्होंने यहाँ स्थान दिया है। अब अगला प्रश्न बहुत शानदार है। इस सवार दलाल लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी में हिंदी के कुल कितने कवि हैं? अब यहाँ आपको ये बताना है इसमें हिंदी के कुल कवियों को इन्होंने स्थान दिया है, कुल कवियों को इसमें शामिल किया है। ए 72, बी 75, सी 80 या फिर डी 65? कुल कितने कवियों को इन्होंने शामिल किया है आपको ये बताना है हिंदी की। तो आइए सही उत्तर देखिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए 72। इन्होंने 72 कवि हिंदी के कवियों को शामिल किया। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया इसके पहले कई बार। आइए प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखते हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसा दत्तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से प्रकाशन करवाया। कब करवाया? सन 1951 में या 1955 में या 1952 में या 1956 में? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसा दत्तासी के ग्रंथ का अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन कराया। आइए सही उत्तर आपका हो जाएगा सी सन 1952 ईस्वी में। तो इस तरह से गारसा दत्तासी से जितना प्रश्न बनना चाहिए इसी तरह के 3-4 प्रश्न बनते हैं। यानी गारसा दत्तासी या इस बार लिटरेचर हिंदुस्तानी से यही 3-4 प्रश्न बनते हैं। ये आपको मिल गया। अब इससे ज्यादा कुछ प्रश्न यहाँ से बनता नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 9 हम लोग देखते हैं। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। देखिए हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आपको ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लगा लीजिए। आपका सही उत्तर क्या होगा जानिए। भाषा काव्य संग्रह है या भाषा गद्य संग्रह है या भाषा इतिहास संग्रह है या प्रथम काव्य संग्रह है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम यह ग्रंथ है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में। आइए प्रश्न नंबर 10 हम लोग देखते हैं। भाषा काव्य संग्रह की रचना क्या है? मतलब किसने इसका रचना किया है या किसकी रचना है आपको ये बताना है। ए रमेश दत्त शुक्ल, बी महेश दत्त शुक्ल, सी कृष्ण बिहारी मिश्र और फिर डी परशुराम चतुर्वेदी। इसमें से कौन सही है आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी
महेश दत्त शुक्ल, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की रचना है। आप 10 प्रश्न देखें और एक श्रृंखला में बनाया हुआ हूं, और कोशिश मैं ये किया हूं कि इससे ज्यादा कुछ प्रश्न नहीं बन सकता है। वैसे ये नहीं कि मैं इतना कुछ कर दे रहा हूं कि इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है या जिस तरह से प्रश्न बन सकता है, उन सभी प्रश्नों को मैं यहां से देने का प्रयास कर रहा हूं। 10 प्रश्न आप पढ़े, आपको लगा होगा कि प्रश्न का स्तर काफी अच्छा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 11 देखिए, भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन आपको बताना है। ए सन 1879 ईस्वी, बी 1870, सी 1875 या फिर डी 1873। तो आइए सही उत्तर जानिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा डी सन 1873। तो भाषा काव्य संग्रह से इसी तरह से 3 प्रश्न बन सकते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन किस प्रेस से हुआ? ये चौथा प्रश्न देख लीजिए, बहुत शानदार है ये। ए सरस्वती प्रेस इलाहाबाद, बी नवल किशोर प्रेस लखनऊ, सी हिंदी साहित्य प्रेस कानपुर या फिर डी नवजागरण प्रेस बनारस। ठीक है ना? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नवल किशोर प्रेस लखनऊ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था आपको ये बताना है। ए 1883, बी 1888, सी 1885 या फिर डी 1880। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन आपको बताना है। आइए सही उत्तर देखिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए 1883। ठीक है ना? कब हुआ था? 1883 में हुआ था। आइए प्रश्न नंबर 14 देखा जाए। शिव सिंह सरोज में कितने भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिया गया है? कुल कितने कवियों को इसमें शामिल किया गया? इसका मतलब यह हुआ। ए 700 कवि, बी 62 कवि, सी 72 कवि, डी 1 सहस्त्र, मतलब एक सहस्त्र का मतलब लगभग 1000 कवि। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 सहस्त्र। अगर उत्तर 1 सहस्त्र है तो आप इसी ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर कहीं संख्या लिख करके दे दे कि 838, याद रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिए। अगर 838 पूछता है तो भी आपका उत्तर यही होगा। शिव सिंह सेंगर में 838 कवियों को स्थान दिया गया था, यानी कि इनका जीवन वृत्त, जीवन चरित्र देखने को मिलता है। तो लेकिन लगभग 1000 के आसपास माना जाता है। चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। सन 1888 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? आपको ये बताना है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, बी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, सी द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान या डी तजकिरा ई स्वराई हिंदी। ठीक है ना? तो इसमें से कौन सही है आपको ये बताना है। तो सही उत्तर जानिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये 1888 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है ना? अगला प्रश्न, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है? क्या माना जाता है आपको ये बताना है। ए मिस्र बंधु विनोद, बी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, सी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान या फिर डी हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सही क्या है आपका उत्तर हो जाएगा, देखिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ यही माना जाता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया है? ग्रियर्सन अपने ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया है? तो आपका ऑप्शन है ए 952, बी 950, सी 956 या फिर डी 959। तो कुल कितने कवियों को शामिल किया जारी ग्रियर्सन ने? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए 952। कितने? 952 कवियों को इन्होंने शामिल किया था। चलिए प्रश्न नंबर 18 हम लोग देखते हैं। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी भाषा में कब अनुवाद किया? ए सन 1952, बी सन 1957, सी सन 1958 या फिर डी सन 1967। ठीक है ना? तो आपको ये बताना है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी सन 1957। ध्यान रखिएगा,
ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। अच्छा, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किस शीर्षक से किया? हिंदी भाषा में अनुवाद किस शीर्षक से किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, सॉरी प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। अब ये जो प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास का अनुवाद कब किया गया, तो 1957। चलिए एक प्रश्न से आपको तीन प्रश्न मैं निकलवा रहा हूं, तो इन सब प्रश्नों के तरीके को समझना होगा, प्रश्न किस तरह पूछे जाएंगे इसको भी आपको समझना होगा, ठीक है ना? चलिए आइए प्रश्न नंबर 19 हम लोग देखते हैं। मिस्र बंद विनोद 4 भाग में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ था आपको ये बताना है। 4 भाग में तो है ये, लेकिन 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ था आपको ये बताना है। ए सन 1923 ईस्वी, बी सन 1910 ईस्वी, सी सन 1913 ईस्वी, या फिर डी सन 1911 ईस्वी। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी सन 1913 ईस्वी। और एक प्रश्न मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि अगला प्रकाशन नहीं, वो अगला प्रकाशन है इसमें, ठीक है चलिए आगे कोई बात नहीं है। आगे प्रश्न नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं। मिस्र बंद विनोद के चतुर्थ भाग का प्रकाशन कब हुआ था? ये प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा था, लेकिन चलिए है कोई बात नहीं है। तो मिस्र बंद विनोद का चतुर्थ भाग का प्रकाशन कब हुआ था आपको ये बताना है। ए 1934, बी 1938, या सी 1930, या फिर डी 1954। कब जो है मिस्र बंद विनोद का चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ था आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ए 1934 ईस्वी में चौथे भाग का प्रकाशन हुआ था। तो अभी यह आप 20 प्रश्न पढ़े, इस तरह से आप 20 प्रश्न के जगह पर हमें लग रहा है कि नहीं कुछ तो 30-35 प्रश्न तो हो ही गया होगा व्याख्या के साथ अगर देखा जाए तो इस तरह से इसी तरह से छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी में पूरा करवाता चलूंगा। अभी आदिकाल पर आपको कई वीडियो मिलेंगे, हर एक भाग पर नाथ साहित्य पर, सिद्ध साहित्य पर, रास साहित्य पर, रासो साहित्य पर, फाग साहित्य पर, ये जितने भी अनुभाग हैं अभी आदिकाल के अंतर्गत, उन सभी पर मैं आपको स्पेशल वीडियो में बना करके और वहां से जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्न को मैं बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। इसलिए मेरे साथ बने रहिए। अब तक आप लोग हमारे साथ बने रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हर तरह की तैयारी हिंदी संबंधित आपको कराई जाती है। और लाइक और शेयर भी अवश्य कर दीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।